दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। मैं हूं सुमित नागर। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षाओं से जुड़े विषय के बारे में। नीट परीक्षाओं को मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में माना जाता है। इसमें मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को माना जाता है। हालांकि अधिकांश विद्यार्थी फिजिक्स को टफ मानते हैं, बायोलॉजी को एक महत्वपूर्ण विषय मानते हैं, लेकिन सफलता की कुंजी केमिस्ट्री विषय के रूप में महत्वपूर्ण है। वह कैसे आपको उसमें सफलता दिला सकती है, इस विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं श्री डॉक्टर विनोद कुमार जी। डॉक्टर विनोद कुमार जी केमिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं और लगातार वो अनेक परीक्षाओं से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं। लगातार वो अध्यापन करते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। आपने समय दिया और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नहीं, एक बहुत अच्छी शुरुआत। आप नीट एस्पिरेंट को कुछ अब जागरूक बनाने के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। जी, तो सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे सर कि जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजी को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मानते हैं, फिजिक्स को टफ मानते हैं, केमिस्ट्री को कहीं कमतर आंका जाता है, जबकि वो सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री नीट एग्जाम की बैकबोन होती है। जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, नो डाउट बायोलॉजी एक आवश्यक सब्जेक्ट है जो बच्चे को सिलेक्शन की दहलीज तक लेके जाता है, लेकिन विदाउट केमिस्ट्री बायोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर आप बायोलॉजी के अंदर में फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन कुछ भी पढ़ते हैं, तो जब हम उसे टेक्निकली केमिकली समझते हैं तो केमिस्ट्री उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम कहते हैं कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब एक रटने वाली बात हुई ऑक्सीजन, लेकिन ये बताएगा कौन कि ऑक्सीजन ही क्यों लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ केमिस्ट्री का होना अहम हो जाता है। बायोलॉजी को समझने के लिए केमिस्ट्री का होना आवश्यक है। विदाउट केमिस्ट्री आप अच्छी तरह से बायोलॉजी को नहीं समझ सकते। जी, केमिस्ट्री के भी अलग अलग 3 भागों में हम उसको समझ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन तीनों को अलग अलग समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखो, केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया है। जैसे मैं शुरुआत करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री से। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, उनका मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा वीक होता है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स को केवल 10th तक पढ़ा हुआ होता है, तो वो हमेशा बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। तो अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है तो उसमें सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स के बेसिक को समझना पड़ेगा। उसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के कुछ मैं अपने तरफ बताना चाहूंगा, जैसे कि लॉग एंटी लॉग का पढ़ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का पढ़ना, कुछ ग्राफ का पढ़ना। तो अगर हम मैथमेटिक्स को एक टूल एंड टेक्निक्स के रूप में लेके उसका सामान्य जो बेसिक है उसे समझ लें तो फिजिकल केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, अगर हम उसकी जनरल जो सामान्य जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो ऑर्गेनिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम ज्यादातर बच्चों को ये बता दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का है, हमें इसमें इक्वेशंस को रटना है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर हमें ये पता है कि कोई रिएक्शन होती है, उसका इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होता है, तो उसका एक फिक्स पाथ होता है जो बेसिक्स बोला जाता है। तो विदाउट बेसिक, विदाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी शुरुआत 11th स्टैंडर्ड से ही हो जाती है। जी। जैसे इसके बाद एक थर्ड ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों को यही बोला जाता है एज यूजुअल के भाई आपको उसे भी रटना है, जबकि मैं ये बात बड़े जोर शोर से बोलना चाहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड की स्टडी है। अगर हमें कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। वैसे इसमें भी अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पकड़ बनानी होती है तो उसमें 3 चैप्टर हमारे सबसे मेन आते हैं, जिसमें हमारे पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, एटॉमिक, रिडॉक्स। अगर हम ये इसके बेसिक्स पढ़ लें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े अच्छे लेवल पे समझा जा सकता है। और इसमें तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को कभी भी एक्सेप्शन के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता है। ये एक्सेप्शन हमारे ज्ञान का होता है। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो उसे लास्ट में आके एक्सेप्शन का नाम दे दिया जाता है और केमिस्ट्री को बदनाम कर दिया जाता है कि एक रटने का सब्जेक्ट है, जबकि बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। क्या केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है
जो नीट की सफलता दिलाने के साथ साथ उसमें अच्छे अंकों के मार्जिन से उसको सफलता मिलती है। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, जब हम नीट एस्पिरेंट से सामान्य एक ही बात बोलते हैं, बायोलॉजी के बेस पे बच्चा, अभी मैं बात कर रहा था, एक दहलीज तक आ जाता है, वो सिलेक्शन के बाउंड्री पे है। अगर वो केमिस्ट्री को एक ऐसा सब्जेक्ट जो कम समय में अच्छी मार्किंग आपको दिला सकता है, तो गारंटेड आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। नो डाउट रैंक डिसाइड करने में फिजिक्स का ही हाथ होता है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर तक लेके जाता है। कम समय में आप अच्छे से अच्छी स्कोरिंग केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बट जरूरत होती है हमें थोड़े से कंसेप्ट जानने की, उसे रटने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जी, जैसे 3 अलग-अलग भागों में केमिस्ट्री का को समझा जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कम महत्वपूर्ण है, ऐसी भी धारणाएँ लोगों के मन में है? नहीं नहीं, इसमें मैं ये वाली बात कहना चाहूंगा कि जितने भी नीट के टॉपर हैं या जेई के टॉपर हैं, आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो एक ही बात बोलते हैं, जब भी हम टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को हमने बांटा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में। केमिस्ट्री कभी नहीं बांटी जाती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट है वो इस बात को समझेंगे, जब आप एक छोटा सा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, वही हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, उसी को हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ना शुरू करें, तो ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का ये एक बाउंड्री ही खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज की डेट में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक से ज्यादा पूछे जाते हैं रिलेटिवली इनऑर्गेनिक के, क्योंकि इनऑर्गेनिक में से कुछ पोर्शन नीट ने भी शायद वहां से हटाया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्यादा अगर आपको स्कोरिंग करनी है, तो फिजिकल ऑर्गेनिक को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी, जैसा आपने जिक्र किया कि 11वीं से ही बच्चे की नींव पड़ जाती है, उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं? एनसीईआरटी एक ऐसे सुपर टॉनिक हैं जिनके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता और उसके बारे में ये बोलता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है। उसके लिए आपके स्कूल लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल पे, कोचिंग लेवल पे टीचर्स होते हैं, तो हम अगर उनके उन बेसिक्स, उन लाइन को समझ लें, तो एनसीईआरटी मील का पत्थर साबित होगी। उससे बाहर कोई एग्जाम नहीं आता है। ये जितनी भी रिफ्रेशर बुक बनाई जाते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए किताबों की मोटाई बढ़ा दी जाती है, लेकिन अगर कोर कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी में ही निहित होता है। जी जी, जैसा आप भी मानते हैं और एक धारणा भी है, और जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से भी फिजिक्स भी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी भी महत्वपूर्ण है। बच्चा अधिकांश समय उन सब्जेक्ट को देता है, केमिस्ट्री को कई बार कमतर आता है, जैसे मैंने कहा, तो समय कम रहता है, तो कम समय में केमिस्ट्री की अच्छी से तैयारी कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर। देखो, केमिस्ट्री में अभी बात कर रहा था, एक रिलेट करने का सब्जेक्ट है। देखो, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस है। फिजिक्स में सबसे पहले कंसेप्ट बनते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पहले किसी चीज को डिस्कवर कर लिया जाता है, बाद में उसकी थ्योरीज खोजी जाती हैं। तो इसलिए अगर मैं केमिस्ट्री कहूं, कलेक्शन है डिफरेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स का, तो हमें स्टडी करने में उन्हें को रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम को रिलेट करके चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि केमिस्ट्री 3 से 4 महीने में हम इतनी अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, 3-4 के महीने के, इतनी अच्छी स्कोरिंग हम बायो और फिजिक्स में नहीं कर सकते इतने कम समय में। तो एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है केमिस्ट्री। अच्छा, जैसे मॉक टेस्ट की एक अलग अवधारणा है उसको लेकर के, तो वो कितना महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के संदर्भ में? हाँ, मॉक टेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हमें अपनी लिमिट पता चलती है कि इस एग्जाम में इस लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन आना है। तो किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट डिसाइड कर देता है कि हमें अपने कंसेप्ट की, अपने सब्जेक्ट की डेप्थ कहां तक रखनी है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ये बता देते हैं कि हम एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कैसे जोड़ सकते हैं या उसके बेस पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा रोल होता है और सभी स्टूडेंट को इसे करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो हम कोचिंग के संदर्भ में बात करेंगे या हम तैयारी के संदर्भ में बात करते हैं, तो 2 तरह की तैयारियों को बच्चा जुड़ता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है केमिस्ट्री में, या कुछ सफलता का कोई मानक नहीं है, दोनों को बराबर देखा जा सकता है? देखो, दोनों का ही अपने अपने फील्ड में एक स्थान है।
जी। अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमारे पास पढ़ाने के लिए एक टॉपिक होता है, एक टीचर उस टॉपिक को आसानी से बच्चों की आंखों में आके डाल के उसे समझा सकता है। जी। अगर हम बात करें कि उसी टॉपिक को अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें हमें एक बाउंड्री के अंदर रह करके उस चीज को देखना है और समझना है। हमारे पास इतनी मतलब फ्रीक्वेंटली हम उस चीज को, अगर मेरे दिमाग में कुछ डाउट आता है तो हो सकता है कि मैं डायरेक्टली ना पूछ पाऊं। तो दोनों की अपनी अपनी वजह है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ऑनलाइन का एक फायदा यह है कि हमें कम समय में ज्यादा मटेरियल मिल सकता है, जी 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 जी। जबकि ऑफलाइन में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टॉपिक होता है, हमें उसी पे ही बोलना होता है, उसी को पढ़ाना होता है। जी। केमिस्ट्री को पढ़ते समय सामान्यतः, जैसे हर विषय के बारे में मैं जब चर्चा करता हूँ तो ऐसा पूछता हूँ, जो सामान्य आपको लगता है गलतियां बच्चा क्या करता है जिसे नजरअंदाज करता है, तो उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। देखो, जहां तक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती ये है, केमिस्ट्री को कभी रटा ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके इस बात को समझा सकता हूं। जब बच्चा तैयारी करने के लिए आएगा, चाहे 11th का हो चाहे इनिशियल स्टेज में तैयारी करने के लिए आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेगा। मान लिया उसने क्वेश्चन पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या कभी हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन कभी वाई पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, हाउ जरूर पढ़ लेते हैं साहब, वो इंटर जो अट्रैक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाता है बैलेंस, आप हाउ बता रहे हैं, वाई नहीं बता रहे हैं। तो अगर हम कंसेप्ट यानी कि वाई को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें केमिस्ट्री को रटना नहीं पड़ेगा, हम उसे समझने के बजाय रटने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम किसी को समझेंगे तो मैं कह सकता हूं केमिस्ट्री कभी रटने का सब्जेक्ट नहीं, विदाउट एक्सेप्शन सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। जी। किसी भी जो बच्चे के लिए जो चुनाव कर रहा है नीट की तैयारी के लिए, वो केमिस्ट्री का विषय का चुनाव करता है, तो वो क्या पैरामीटर है उस शिक्षक के तौर पर या कोचिंग के तौर पर जिसके कारण वो उनका चुनाव करे? बिल्कुल, ये सबसे अहम क्वेश्चन आपने पूछा कि जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अच्छे कोचिंग या टीचर का चुनाव करें, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो शिक्षक या कोचिंग हमें पढ़ा रहा है वो उस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहा है, या जो टीचर हमें पढ़ा रहा है क्या उस टीचर ने कभी जीवन में ऑब्जेक्टिव लेवल या उस लेवल पे कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है। दूसरी बात, जो वेल क्वालिफाइड टीचर होगा किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को समझाने में इनिशियल टू फाइनल अपने पूरे कंसेप्ट का समावेश करेगा। लेकिन अगर कोई जस्ट एक रट्टाफिकेशन या रटने के बेस पे पढ़ाने वाला होगा, वो कंसेप्ट को रटवाने की कोशिश करेगा। तो मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो टीचर या शिक्षक है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और उसे उस फील्ड का कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस जरूर हो और उसने जीवन में उसके बेस पे कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्वालिफाई किया हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छी क्वालिफिकेशन हो सकती है उस टीचर की जो आपके बच्चों को या नीट एस्पिरेंट को अच्छा ज्ञान दे सकता है। यानी कि अनुभवशील शिक्षक महत्वपूर्ण है और उस परीक्षा में उसने कहीं ना कहीं कुछ कर रखा हो तो उसे अनुभव के साथ उसकी जानकारी भी हो, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही वो केमिस्ट्री से एक्सेप्शन हटाने की कोशिश करेगा। अगर कोई नया उस फील्ड में होगा तो वो एक्सेप्शन के साथ केमिस्ट्री को पढ़ाएगा और वो परंपरा फिर चलती चली आएगी कि केमिस्ट्री एक रटने का सब्जेक्ट है। जी। 2 विषय की हम बात कर रहे हैं, हालांकि 3 विषय बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन कुछ मामलों में फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ विषयों में विरोधाभास है, उसको आप समझाइए किस प्रकार से। देखो सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पैटर्न और पढ़ने का तरीका ही डिफरेंट होता है। जब हम फिजिक्स में जाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले किसी चीज की थ्योरी दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो पहले 3 लॉज पढ़ेंगे, उसके बेस पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जस्ट रिवर्स है, हमें वहां पहले कंपाउंड मिल जाता है, फिर हम सोचते हैं कंपाउंड कहां से आया है, उसकी थ्योरीज क्या रही, इनिशियल स्टेज क्या रही। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ एप्लीकेशन के बेस पे थ्योरी डेवलप की जाती है और शायद यहीं से कुछ लोगों को ये रटने का सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ द कंपाउंड और कंसेप्ट। अगर हम उन कंपाउंड के बेस पे स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से देख सकता हूं, आपने कोई रिएक्शन याद करी, टीचर ने कहा कि आपको याद करनी है, जबकि उस कंपाउंड का हमें पहले से पता है जो कंपाउंड बना हुआ है। अब हमें ये सोचना है कंपाउंड कैसे बना।
उसका इंटरमीडिएट क्या था, और अगर हमें किसी भी कंपाउंड के इंटरमीडिएट या उसके करैक्टर या उसकी कंडीशंस पता लग जाएं तो हम रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं और उसके जैसी डिफरेंट रिएक्शंस को याद करने में भी मदद मिल सकती है। तो हम एप्लीकेशन को जान के तब थ्योरी का वो डेवलप करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही बेसिक डिफरेंस है। फिजिक्स में पहले हम उन्हें कंसेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं, उनके बेस पे न्यूमेरिकल उनके एप्लीकेशन करे जाते हैं। केमिस्ट्री में हमें पहले से ही कोई चीज मिली हुई होती है, फिर हम सोचते हैं ये कैसे आया। जी, तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। जी सर। हम आज बैठे हुए यहाँ मेरठ में बात कर रहे हैं। मेरठ एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर तो है ही है, और शिक्षा के क्षेत्र में न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आसपास के कई राज्य, दिल्ली की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। 5-5 यहाँ विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो माहौल है मेरठ का, लगातार बच्चे यहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, तो इसके पीछे क्या क्या कारण आप देखते हैं? नो डाउट मेरठ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है और एजुकेशन का हब है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक हैं जिनके माध्यम से बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मैं अगर इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आसपास के क्षेत्र में मेरठ बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षकों का एक गढ़ है और यहाँ से बच्चे ज्यादातर सिलेक्शन ले पा रहे हैं, तभी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं तो कहता हूँ आसपास के स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। तो मैं इसका जो पूरा श्रेय जाता हूँ यहाँ के क्वालिफाइड शिक्षकों को भी देता हूँ जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सुगमता है आने जाने में, चाहे बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, अमरोहा हो, गाजियाबाद हो, आसानी से आ जा सकते हैं, सस्ता शहर है। मैं तो ये भी कहता हूँ सर, आने वाले समय में माननीय मोदी जी ने जो ट्रेन चलाई है रैपिड रेल, इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है हमारे शिक्षक कोचिंग व्यवसायों को, कि बाहर के लोग भी यहाँ उसके माध्यम से यहाँ आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने सपने साकार करेंगे। अंत में सर एक क्वेश्चन ये कि आज जो नीट की तैयारी में बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, आप 20 किताब ना पढ़ के एक ही किताब को 20 बार पढ़ें। जी। अगर आप 20 बुक पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर एक ही बुक को 20 बार पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट दिलो दिमाग में चला जाएगा। जी जी। अंततः मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें और उसे दोहराते रहें, क्योंकि दोहराने से ही वो चीज आपके दिमाग में सेट होगी और एक्यूरेसी के साथ आप आंसर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने न केवल केमिस्ट्री का बल्कि फिजिक्स और अन्य विषयों के बारे में भी बताया, वो कितने महत्वपूर्ण है और कैसे उनकी तैयारी की जाए। तो निश्चित रूप से जो नीट की तैयारी में बच्चे जुड़े हुए हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आगे फिर हम एक नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।